Hello everyone, very welcome to our channel online GS by दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। फ्रेंड्स, आज का अपना ये टॉपिक वाइज जो सेशन है जिसमें अपन लोग ज्योग्राफी के PYQ डिस्कस कर रहे थे। तो आज इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो कांट से प्रश्न पूछे गए हैं, लाप्लास से प्रश्न पूछे गए हैं, जेम्स जीन से, इन सभी के जो परिकल्पनाओं से जितने भी प्रश्न पूछे हैं आज उन सभी का यहाँ पे आंसर देखेंगे। और आंसर आप लोग को पता है डिटेल में रहने वाले हैं, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। अगर आप इस पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन अपना, और इसमें कोई देरी नहीं करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किसे सामान्यतः इस विचार की वैधता को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कि एक हिमयुग था जिसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश भाग बर्फ की चादर से ढका हुआ था। किसका श्रेय जाता है इसमें? जोकर का, अगासीज का, रेमसे का, या फिर डब्ल्यू पेंक का? बताइए, आंसर बताइए फटाफट से आप लोग, किसका जाता है यहाँ पे? तो देखिए, जो ये श्रेय जाता है जिसने बताया कि जो उत्तरी यूरोप का अधिकांश भाग है वो किससे ढका हुआ था? बर्फ़ की चादर से ढका हुआ था। तो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है लुईस अगासीज का आता है, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने ही बताया था कि जो उत्तरी यूरोप है इसका आधे से ज़्यादा भाग जो है वो बर्फ़ की चादर से यानी कि हिम से ढका हुआ है। ये एक हिमयुग रहा था और इसका श्रेय लुईस अगासीज को जाता है। और जो पेंक थे और ब्रुकनर थे, इन्होंने यूरोप में जो महाद्वीप थे, यूरोप महाद्वीप था, इसमें 4 हिमयुग बताए थे। 4 हिमयुग कौन कौन से थे वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। एक तो था यहाँ पे पहला सबसे गुंज, इनका क्रम पूछा जाता है। गुंज के बाद में आप लोगों का आता है मिंडेल, ठीक है। मिंडेल के बाद में आप लोगों का यहाँ पे रिस आता है, ठीक है। और रिस के बाद में यहाँ पे बुर्म आता है, ठीक है। ये तो आपके कहाँ के थे? यूरोप के हिमयुग थे, यानी कि एक समय टाइम पीरियड के बाद में दूसरा हिमयुग आया, तो इनमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। तो ये चारों का क्रम आपसे पूछा जाता है। और इसी समय पर भी इसी प्रकार से जो आपका उत्तरी अमेरिका है वहाँ पे भी आप लोगों को आइस एज देखने को मिली थी, या फिर आपको हिमयुग देखने को मिला था। इनके नाम भी आप लोग याद रख लेना क्योंकि पूछे जाते हैं। और क्रम से याद रखना, जिसमें आपका नेब्रास्कन होता है सबसे पहला, ठीक है। नेब्रास्कन के बाद में आपका कंसान होता है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ कंसान। कंसान के बाद में आपका इलिनोइन, और इलिनोइन के बाद में आप लोगों का विस्कॉन्सिन होता है, ठीक है। विस्कॉन्सिन, ये आपके कहाँ के हो जाएंगे? ये उत्तरी अमेरिका के हो जाएंगे। और जो आपके गुंज, मिंडेल, लिस्बुर्म थे वो आपके यूरोप के थे। चारों जो हिमयुग है इन सभी के नाम आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो उत्तरी यूरोप है इसका अधिकांश भाग बर्फ़ की चादरों से ढका हुआ है। और वैधता को स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो लुई अगासीज को जाता है। पेंक ने और ब्रुकनर ने यूरोप महाद्वीप में 4 हिमयुग बताए जिनका नाम आप लोगों ने देख लिया था, गुंज, मेंडेल, रिस, बुर्म, ये इनके नाम हैं चारों के। और इसी प्रकार जो उत्तरी अमेरिका है यहाँ पे भी आप लोगों को हिम चादर या फिर आइस एज दिखाई देते हैं, जिनके क्रम आप लोग याद रखेंगे, नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन एवं विस्कॉन्सिन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? इयोन, कल्प, महाकल्प या फिर युग? बताइए कौन सी इसमें से अवधि सबसे लंबी मानी जाती है? आंसर दीजिए, क्योंकि आप लोग आंसर देंगे तो क्या होगा कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे लंबी अवधि होती है वो हो जाएगी आपकी इयोन होती है। क्या होती है? इयोन होती है सबसे लंबी अवधि। तो ये कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी के सभी इससे छोटे माने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे व्याख्या अगर आप इसकी देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि इयोन की अवधि जो होती है सबसे लंबी होती है। आर्किजोइक और प्रेटरोजोइक महाकल्प को सम्मिलित रूप से कहा जाता है क्या? प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प, ठीक है। महाकल्प इसको कहा जाता है, जो कि कितना है? 59 करोड़ से लेकर के 4 अरब वर्ष तक का माना जाता है। यानी कि प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प की अवधि कितनी हो जाएगी? 3.41 अरब वर्ष की हो जाएगी।
और जो आर्किजोइक एवं प्रोटेरोजोइक महाकल्प को सबसे लंबी अवधि जो होती है उस काल को कहा जाता है इयोन की संज्ञात। यानी कि इसमें कौन कौन आ जाएगा, आपका आर्किजोइक आ जाएगा और प्रोटेरोजोइक आ जाएगा। दोनों महाकल्प मिलकर के बनते हैं आप लोगों की क्या, ये दोनों महाकल्प मिलकर के बनाते हैं इयोन बनाते हैं। ठीक है, एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन सन 1900 में किसने किया था? लाप्लास के द्वारा, सर जेम्स जीन्स के द्वारा, टी.सी. चैम्बरलिन के द्वारा या फिर आर.एस. मॉर्गन के द्वारा। तो जो आप लोग की जो ज्वारीय परिकल्पना थी वो किसके द्वारा दी गई थी? यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा, सर जेम्स जीन्स के द्वारा ज्वारीय परिकल्पना दी गई थी 1919 में। ठीक है, और ये जो ज्वारीय परिकल्पना थी इसका संशोधन हुआ था 1929 में। कब हुआ था इसका संशोधन? 1929 में इसका संशोधन किया गया था। वो किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे नाम याद रखिएगा, जेफरीज के द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया था। और इसके बाद में ये जो परिकल्पना थी, ज्वारीय परिकल्पना, इसका महत्व तो और भी ज़्यादा बढ़ने लग गया था जब इसमें संशोधन हो गया था। और इसमें बताया गया था कि जो सौरमंडल आप लोगों का बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? सूर्य से, और सूर्य के साथ में एक अन्य तारा है, उन दोनों से मिलकर के आपका क्या बना हुआ है? सौरमंडल बना हुआ है। ये कब आया था? जब इसमें संशोधन किया गया था जेफरीज के द्वारा। यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेनेशन दी गई है, इसको पढ़ लीजिए। देखिए, जो सौरमंडल की उत्पत्ति है इससे संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन 1919 में किया गया था सर जेम्स जीन्स के द्वारा। 1929 में जेफरीज ने क्या किया था? इसमें संशोधन किया था और इस परिकल्पना का महत्व तो और अधिक हो गया था। पहले भी था, लेकिन जब इन्होंने संशोधन किया, कुछ और चीज़ें जोड़ी, तो महत्व इसका बढ़ने लग गया। जेम्स जीन्स ने बताया कि जो सौरमंडल है इसका जो निर्माण हुआ था सूर्य से और उसके एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है। किससे हुआ है? संयोग से हुआ है। इनकी परिकल्पना में कहा गया था कि जो प्रारंभ है, शुरू में सूर्य जो गैस का एक क्या था? बहुत बड़ा गोला रहा था। किसका रहा था? गैस का गोला रहा था, जो कि अपनी जगह पर स्थिर था, यानी घूम नहीं रहा था, वो अपनी जगह पर टिका हुआ था। और अपनी जगह पर ही वो क्या कर रहा था? थोड़ी थोड़ी जगह पर घूम रहा था। जैसे अभी पूरा घूमता है उस तरीके से नहीं इन्होंने घूमता हुआ दिखाया। सूर्य के साथ ही जो ब्रह्मांड है उसमें एक दूसरा विशालकाय तारा था। ठीक है, साथी था, कौन था वो? तारा रहा था इसमें। और यह साथी तारा एक पथ के सहारे इस तरह घूम रहा था कि वह सूर्य के निकटतम दूरी पर आया, यानी कि जो तारा इसके पास में आया था, सूर्य इसके पास में नहीं आया था। तो जो साथी तारे का आकर्षण शक्ति सूर्य से अधिक हो गई, जिसके कारण हजारों किलोमीटर लंबा सिगार के आकार का ज्वार सूर्य के बाह्य भाग में उठा। यानी कि जैसा गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में इन्होंने दिखाया है, जैसे पृथ्वी है और जो चंद्रमा है, सूर्य है, इनका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपका टाइडल फोर्स देखने को मिलता है। इसी तरीके का फोर्स इन्होंने दिखाया है तारे एवं सूर्य में। ठीक है, तो जो बाह्य भाग था उसमें क्या हुआ? ज्वार उत्पन्न हुआ। सिगार के आकार वाले इस भाग को इन्होंने फिलामेंट कहा था। फिलामेंट शब्द से आपका क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट में ही कि फिलामेंट का प्रयोग किसने किया है, तो वो आपके जेम्स जीन्स ने कहा है। वो कौन से परिकल्पना में? आपकी परिकल्पना कौन सी हो जाएगी? तो वो आपकी ज्वारीय परिकल्पना हो जाएगी। ठीक है, और जो सूर्य से अलगाव हुआ उसके बाद में फिलामेंट शीतल हुआ, यानी कि ठंडा होने लगा, जिसके कारण उसके आकार में संकुचन हुआ। संकुचन यानी कि सिकुड़न। ठीक है, ये प्रारंभ हो गया और ये जो संकुचन था इसके कारण फिलामेंट कई टुकड़ों में टूट गया। प्रत्येक भाग घनीभूत होकर ग्रह में बदल गए और इस प्रकार पृथ्वी एवं समस्त 9 ग्रह बन गए। तो ये इनकी जो परिकल्पना थी इसको याद रखिएगा। इनके क्या क्या पूछे जाते हैं? एक तो फिलामेंट से आता है, दूसरा इनका संशोधन किसने किया था, और एक इनकी डेट आती है, और साथ में इनकी परिकल्पना और किसने दी थी, ये पूछा जाता है। ज़्यादातर आपके अंदर से नहीं पूछे जाते। अगर हाँ पूछा भी जाएगा तो इसमें आपका पूछा जा सकता है कि सूर्य से एवं उन्होंने किससे इसकी उत्पत्ति बनाई है? पृथ्वी की। तो सूर्य से और उसके साथ ही तारे से इसकी क्या बताई है? पृथ्वी की। और जो 9 ग्रह हैं इनकी उत्पत्ति बताई है। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस अवधि में कशेरुकी जानवरों की प्रथम उपस्थिति मानी जाती है? मायोसीन काल में, कैम्ब्रियन काल में, या फिर आर्डोविशियन काल में, या फिर आपके ट्रियासिक काल में? तो जो
कशेरुकी जानवर हैं, इनकी जो उत्पत्ति सबसे पहले मानी गई है, पहली बार इनकी उत्पत्ति जो देखने को मिलती है वो ऑर्डोविशियन काल में देखने को मिलती है। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग बाद में भी कमेंट कर सकते हैं। पता है आप लोग को जो वीडियो मिलती है वो रिकॉर्डेड है, लेकिन आप लोग आंसर तो कर पाएंगे ना, आंसर किया कीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो ऑर्डोविशियन टाइम है इसको जान लीजिए, ये कितना पुराना है, कब से शुरू हुआ माना जाता है, तो ये आपकी व्याख्या दी गई है। कशेरुकी जो जंतु हैं उनकी पहली उपस्थिति ऑर्डोविशियन समय की मानी जाती है। जो ऑर्डोविशियन युग है इसका प्रारंभ हुआ था आज से 50 करोड़ वर्ष पहले, और समाप्ति इसकी कब हो गई थी, 44 करोड़ वर्ष पहले इसकी समाप्ति हो चुकी थी। और इस प्रकार इस युग का जो समय रहा था वो 6 करोड़ वर्ष का रहा था। इस युग में सागरों का उतार चढ़ाव चलता रहा। वनस्पति जीवन केवल सागर तक ही सीमित थे, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे कि जो वनस्पति था वो कहाँ पे था, सिर्फ अभी महासागरों में ही था। इस युग में केवल रीढ़ वाले, जो रीढ़ की हड्डी वाले जीव हैं, इनका विकास हुआ था। स्थल भाग अभी कैसा रहा था, इस टाइम पे जीव विहीन था, यानी कि जो आपका लैंड एरिया था वहाँ पे कोई भी जीव उपस्थित नहीं था, जो आपका ऑर्डोविशियन टाइम आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना हॉयल एवं लिटिलटन द्वारा प्रतिपादित की गई है। इसमें नाम दिए गए हैं नोवा परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना एवं निहारिका परिकल्पना। तो जो हॉयल एवं लिटिलटन की जो परिकल्पना है वो कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन कौन सा सही जाएंगे, आप लोग एक ही तरफ में जाएंगे। नोवा परिकल्पना है जो कि दी गई है हॉयल एवं लिटिलटन के द्वारा। ठीक है, और जो हॉयल एवं लिटिलटन थे इन्होंने एक अपना निबंध भी लिखा था, नेचर ऑफ यूनिवर्स, 1939 में इन्होंने दिया था ये, और भौतिक से संबंधित था। किससे था ये, भौतिकी सिद्धांत से संबंधित था। इसकी देखिए व्याख्या नीचे दी गई है, देख लीजिए आप लोग। जो नोवा परिकल्पना है हॉयल एवं लिटिलटन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। फ्रेड हॉयल और लिटिलटन ने अपना निबंध लिखा था नेचर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, 1939 में इन्होंने नाभिकीय भौतिकी से संबंधित अपना सिद्धांत दिया था। और जीन्स की जो परिकल्पना थी, जो अभी अपन लोगों ने पढ़ी, जीन्स की कौन सी परिकल्पना थी, नाम लिख के बताइए अभी आप लोग। तो ये परिकल्पना थी, इसमें इन्होंने संशोधन भी किया और बताया कि जो ग्रह हैं उनमें 2 नहीं बल्कि 3 तारों की भूमिका है। यानी कि पहले उसमें क्या बताया था उन्होंने, सूर्य बताया था और एक उसका साथी तारा बताया था, लेकिन इसमें इन्होंने संशोधन किया हॉयल एवं लिटिलटन ने, और इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर 2 तारे नहीं थे, तारे कितने थे, 3 रहे थे। और इस सिद्धांत के अनुसार जो निर्माण हुआ सूर्य से न होकर के उसके साथी तारे से हुआ है। यानी कि जो 9 ग्रह आप लोगों के बने थे उसका निर्माण सूर्य से नहीं हुआ था बल्कि उन 2 तारों से हुआ था। यह सिद्धांत ग्रहों की आपसी दूरी, सूर्य से उनकी दूरी और ग्रहों में उनके कोणीय संवेग की अधिकता तथा ग्रह के सूर्य की तुलना में अधिक मानी जाती है। और इसकी घनत्व की व्याख्या करने में भी सर्वाधिक सामर्थ्य इसमें रखा गया है। अच्छा है, उनसे संशोधन किया हुआ है। जब संशोधन होने के बाद में, अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि इनने 1929 में संशोधन किया था, तो वो संशोधन यही था। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस काल में भूमि की सतह पर पौधों की उत्पत्ति और उपनिवेशीकरण शुरू हुआ था। कार्बोनिफेरस काल में, क्रिटेशस काल में, सिल्यूरियन एवं डिवोनियन काल में या फिर प्रीकैम्बियन काल में। तो यहाँ पे पौधों की उत्पत्ति हुई थी भूमि की सतह पर, लैंड एरिया पर आ चुका था। अभी अपन लोगों ने कौन सा पढ़ा था, ऑर्डोविशियन, जिसमें सिर्फ सागरों में था, जो जीव थे, पौधे थे, छोटे 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 जो पौधे थे और लीड की हड्डी वाले पौधे थे, वो जीव थे, उनका जो विकास हुआ था वो सागरों में हुआ था। लेकिन अभी इनका विकास कहाँ पर होने लग गया है, भूमि की सतह पर। पौधों की उत्पत्ति हुई, उपनिवेशीकरण शुरू हुआ था, तो इसका टाइम पीरियड कौन सा रहा था, आंसर कीजिए फटाफट से। तो देखिए, जो पौधे की उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी सिल्यूरियन एवं डिवोनियन काल में। सी ऑप्शन के साथ में आप लोग जा रहे होंगे। ठीक है, क्या क्या हुआ था जो सिल्यूरियन एवं डिवोनियन काल था, यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो सिल्यूरियन युग था इसमें स्थल पर वनस्पति का जन्म हुआ था। डिवोनियन युग में मत्स्य युग आया था। क्या आया था, यहाँ पे मछली पालन देखने को मिल रहा था, यानी कि मछलियाँ दिखाई देने लग गई थी। उपनिवेशीकरण यहाँ पे शुरू हो चुका था। कार्बोनिफेरस युग आया, इसमें रेप्टाइल का उद्भव हुआ। किसका हुआ, जो रेप्टाइल हैं उनका उद्भव हुआ था, और कोयले का निर्माण भी कार्बोनिफेरस युग से ही माना जाता है। ठीक है, तो तीनों को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि रसेल के द्वैतारक परिकल्पना के बारे में सही है, पूछा गया है। ठीक है, रसेल उस विचारधारा का था जो सूर्य के चारों ओर 3 तारे घूमते थे, या फिर इस परिकल्पना ने साथी तारे से बाहर निकले पदार्थ से ग्रहों के निर्माण की व्याख्या की है, या फिर इस सिद्धांत को कांट के द्वारा 1950 से लेकर के 1960 में प्रस्तुत किया गया था तथा 1972 में इसको मान्य किया गया था। चौथा इसमें दिया गया है कि ये जो सिद्धांत है इसके अनुसार ब्रह्मांड में सभी पदार्थ सघन तथा विशाल आदि पदार्थ के रूप में मौजूद थे। तो कौन सा कथन इसमें सही होगा? आप लोगों ने अगर ये पढ़ा है इनकी परिकल्पना तो बताइए इसका क्या आंसर सही होगा। तो देखिए, जो ये रसेल हैं इनके बारे में विचार जो सही था, इन्होंने बताया था कि जो इस परिकल्पना है इसमें साथी तारे से बाहर निकले पदार्थ से ग्रहों के निर्माण की व्याख्या की गई है। तो बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी के साथ में ही जा रहे होंगे आप लोग। चलिए इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिए। व्याख्या देख लीजिए यहाँ पे कि जो जीन्स की परिकल्पना है, ज्वारीय परिकल्पना, इनकी समस्याओं के समाधान हेतु रसेल ने 1937 में, कब 1937 में अपनी परिकल्पना दी जिसका नाम था द्वैतारक परिकल्पना। और जीन्स की परिकल्पना में 2 बातें प्रमाणित नहीं हो पा रही थी। वो कौन कौन सी थी? पहला तो ये था कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच में वर्तमान दूरी क्यों बनी हुई है, इसका उन्होंने कोई उपाय नहीं बताया, कोई बात नहीं बताई। दूसरे उन्होंने कहा था कि ग्रहों के वर्तमान जो कोणीय आवेग है उसकी अधिकता क्यों है, ये भी उनके जो परिकल्पना थी उसमें ये क्लियर नहीं थी बात। तो जो रसेल थे उनके अनुसार आदिकाल में सूर्य के पास ही 2 तारे थे, यानी कि जो अब रसेल आए उन्होंने बोला कि ये सूर्य है और इसके घर पर ही रहते थे 2 तारे। ठीक है, सर्वप्रथम सूर्य का एक साथी तारा था जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। साथी था तो भैया उसकी वहीं पे बैठे बैठे वो परिक्रमा कर लेता था। आगे चलकर एक विशालकाय तारा साथी तारे के समीप आ गया, यानी कि उसने देखा कोई जादू टोना चल रहा है यहाँ पे, क्या पूजा वूजा हो रही है, तो मैं भी इसमें शामिल हो जाऊँ। तो जो दूसरा तारा था वो कहाँ पे आ गया? उस साथी तारे के समीप आ गया, किंतु इसकी परिक्रमा की दिशा साथी तारे के विपरीत हो गई, यानी कि जो साथी तारा था वो इस तरीके से परिक्रमा लगा रहा था और दूसरा वाला जो तारा आया वो इस तरीके से लगाने लग गया। ठीक है, तो विपरीत दिशा हो गई। अब क्या हुआ आगे? इन दोनों तारों के बीच की दूरी जो थी 48 से लेकर के 64 लाख किलोमीटर के बीच की रही थी, यानी कि दूरी कितनी रही थी? 48 से लेकर के 64 लाख किलोमीटर के बीच की दूरी यहाँ पे दिखने लगी थी। सूर्य से अधिक दूर होने के कारण जो विशालकाय तारे के ज्वारीय बल का प्रभाव सूर्य पर नहीं पड़ा, यानी कि सूर्य से इन दोनों तारे की दूरी क्या थी? बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इनका जो प्रभाव था, इनके जो बल का प्रभाव था ज्वारीय बल का, वो किस पर नहीं पड़ा? सूर्य पर नहीं पड़ा, साथी तारे पर पड़ा, क्योंकि इनमें दूरी कम थी, सूर्य में दूरी ज़्यादा थी। तो जब विशालकाय तारा साथी तारे के निकट दूरी पर आ गया तो अधिक आकर्षण के कारण कुछ पदार्थ साथी तारे से अलग हो गए, यानी कि जब दोनों पास में आए टकराए, तो टकराने के बाद में क्या होगा? कुछ पदार्थ होंगे वो टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। विशालकाय तारे की दिशा में घूमने लग गए, यानी कि जो बड़ा वाला तारा था उसी की दिशा में वो घूमने लगे और आगे चलकर इन पदार्थों से ग्रहों का निर्माण हुआ, यानी कि यही जो पदार्थ टूटे उनसे क्या बने? ग्रह बने। फिर इन ग्रहों में आपसी आकर्षण के कारण पदार्थ निकलकर उनके उपग्रह बन गए। तो ये किसका था? रसेल का द्वैतारक परिकल्पना थी। इन्होंने क्या बताया? साथी तारे से इन्होंने बताया कि जो ग्रह किससे बने हैं? सूर्य से ना बन करके ये साथी तारे से बने हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये वाली मुझे क्वेश्चन तभी अच्छे लगते हैं क्योंकि यहाँ पे जो डिटेल दिया होता है बहुत ज़्यादा दिया होता है, यानी कि आपका टॉपिक कंप्लीट होता जाता है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना, नहीं पढ़ पाए आप लोगों ने डिटेल, तो वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान बना करके और शेयर करके भी चलेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के किस युग में डायनासोर अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचे थे? ट्रियासिक में, क्रिटेशियस में, जुरासिक में एवं पर्मियन में। बताइए कौन से में पहुंचे थे अपने सबसे बड़े आकार में? तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग ने देख लिए हैं, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस एवं पर्मियन। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा वो जुरासिक हो जाएगा। जुरासिक जो टाइम पीरियड आया था इसमें जो डायनासोर था अपने सबसे बड़े आकार तक पहुँच चुके थे। देखिए आगे क्या क्या हुआ था, यहाँ पे व्याख्या दी गई है आप लोगों को। पृथ्वी के भूगर्भ इतिहास में जुरासिक युग आया और उसमें डायनासोर सबसे बड़े आकार तक पहुंच चुके थे। उड़ने वाली सरीसृप से प्रथम पंछी आर्कियोप्टेरिक्स, इसकी उत्पत्ति तथा कंगारू स्तनधारियों की उत्पत्ति भी हुई थी।
वो आपकी जुरासिक युग में हुई थी। डायनासोर का अंत कब हुआ था? तो ये हुआ था क्रिटेशियस युग में। दोनों को याद रखेंगे, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पृथ्वी पर अंतिम महान हिमयुग जो अस्तित्व में आया था वो कब आया था? प्लीस्टोसीन काल में, ट्रियासिक काल में, मायोसीन काल में या फिर प्लायोसीन काल में? तो जो अंतिम महान युग यहाँ पर देखने को मिलता है, आप सब लोगों को पता होगा, ये प्लीस्टोसीन काल में सबसे अंतिम महान हिमयुग आया था। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे अभी अपन लोगों ने हिमयुग की बात करी थी, तो वही आपके हिमयुग यहाँ पे दिए गए हैं कि जो पृथ्वी पर अंतिम महान हिमयुग आया था वो प्लीस्टोसीन काल में आया था। यह जो प्लीस्टोसीन काल है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि उत्तरी अमेरिका में हिम चादर का विस्तार हुआ था 4 विभिन्न समयों में। कहाँ की बात कर रहा है ये? उत्तरी अमेरिका की, जिसमें अभी आप लोगों ने पढ़ा था नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन एवं विस्कॉन्सिन। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है और आगे भी मिलेगा आपसे क्वेश्चन, यहाँ पे वो क्रम में पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे जो 2 हिमयुग आते हैं उनके बीच की जो समय होता है, टाइम पीरियड होता है, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? अवांतर हिमयुग इसको कहा जाता है। जैसे आपका नेब्रास्का एवं कंसान के मध्य में आफ्टोनियन अवांतर है। क्या है? आफ्टोनियन अवांतर हिमयुग है। कंसान एवं इलिनोइन के बीच में आपका यारमाउथ अवांतर हिमयुग है। और जो आपके इलिनोइन एवं विस्कॉन्सिन है, इसके बीच में आपका संगमन अवांतर हिमयुग था। ठीक है, सभी के नाम आप लोग याद रखिएगा। जब क्वेश्चन डीप बनते हैं, नए बनते हैं, तो वो इसी तरीके से बनते हैं। इसे पेंक तथा ब्रुकनर ने यूरोप में 4 हिमयुगों का निर्धारण किया है, यानी कि पहले आपके उत्तरी अमेरिका का निर्धारण हुआ, इन्हीं को देख करके आपके जो यूरोप है इसमें भी हुआ, जिसमें अभी अपन लोगों ने पढ़ाया था गुंज, मिंडेल, रिस और बुर्म। ठीक है, जिसमें मिंडेल और रिस के बीच का जो अवांतर हिमयुग क्या है? सबसे लंबा माना जाता है। तो ये भी आप लोग याद रख लेना, सबसे लंबा अवांतर हिमयुग किसका है? तो वो आपका मिंडेल और इसके बीच का हो जाएगा, इसके बीच का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई एवं गहराई के क्षेत्र को किस वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? उच्चतादर्शी वक्र के द्वारा, आवृत्ति वक्र के द्वारा, ओगाइव या फिर संचयी वृत्त के द्वारा, या फिर आपके फ्रेंच वक्र के द्वारा? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए, जो भूपृष्ठ है उसकी औसत ऊंचाई एवं गहराई की बात हो रही है, तो यहाँ पे अपन लोग जिस वक्र का इस्तेमाल करते हैं वो होता है आप लोगों का क्या? उच्चतादर्शी वक्र होता है। ए ऑप्शन आप लोग करेक्ट करके जा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों का भूवैज्ञानिक युग दिए गए हैं, उनकी अवधि दी गई है। नियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, पैलियोजोइक, और यहाँ पे जुरासिक, मायोसिन, प्लीस्टोसिन एवं सिल्यूरियन आया है। तो जो आपका नियोजोइक है या फिर नवजीवक जिसको बोला जाता है हिंदी में, ये कब आया था? ये आपका प्लीस्टोसिन टाइम का है। मीसोजोइक में जो आता है आप लोगों का, मीसोजोइक में अपन लोग 3 को पढ़ते हैं, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ये आपके मीसोजोइक में आ जाएंगे। सिनोजोइक में आप लोगों के आएंगे मायोसिन, प्लायोसिन, ये आपके सिनोजोइक में आते हैं। और जो आपके पैलियोजोइक रहा, इसमें आपके सिल्यूरियन, डिवोनियन हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और इसका ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, 1 मिनट। चलिए, ये आपका फर्स्ट का यहाँ पे आपने कौन सा लगाया था? 3rd हो गया था, नियोजोइक का प्लीस्टोसिन था। तो एक ही ऑप्शन से आपका करेक्ट हो रहा है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे देख लीजिए, नियोजोइक यानी कि नवजीवक जो टाइम था उसमें कौन सा आया था? वो वैज्ञानिक अवधि प्लीस्टोसिन थी। मीसोजोइक में जुरासिक थी, सेनोजोइक में आपकी मायोसिन थी, पैलियोजोइक में आपकी सिल्यूरियन थी। आगे बढ़िए। महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित चतुष्फलक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था इसका? डेविस ने, लाप्लास ने, लोथियन ग्रीन ने या फिर वेगनर ने? तो जो चतुष्फलक सिद्धांत है, बताइए फटाफट से किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था आपके लोथियन ग्रीन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? लोथियन ग्रीन के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए यहाँ पे। ज्यामिति के आधार पर जो महाद्वीप है वो महासागर की उत्पत्ति हुई थी, इसके समस्या का निदान के लिए वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण काम किए, जिसमें नाम आता है लोथियन ग्रीन का।
इन्होंने सिद्धांत दिया था चतुष्फलकीय सिद्धांत या फिर परिकल्पना इसको बोल सकते हैं आप लोग। लोथिन ग्रीन ने ये परिकल्पना 1875 में दी थी, डेट याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ संकल्पनाएं दी गई हैं और उनके विद्वान दिए गए हैं, तो इनको आप लोग याद कर लेना। कांट की जो परिकल्पना है या फिर संकल्पना है वो हो जाएगी बायबरासी परिकल्पना, कांट के द्वारा दी गई थी। लाप्लास के द्वारा निहारिका संकल्पना दी गई थी। चैम्बरलेन एवं मोल्टन के द्वारा ग्रहाणु परिकल्पना दी गई थी। जेम्स जीन्स एवं जेफ्रीज के द्वारा यहाँ पे आपको ज्वारीय परिकल्पना दी गई थी। ऑटो सिमट के द्वारा यहाँ पे अंतरतारक धूल परिकल्पना दी गई थी। फ्रेड होयल लिटलिटन के द्वारा यहाँ पे अभिनव तारा परिकल्पना दी गई थी। तो सभी इम्पोर्टेंट है, एक भी ऐसा नहीं है कि अनइम्पोर्टेंट हो आप लोगों के लिए, सभी को याद रखिएगा। आगे बढ़िए। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बायबरासी परिकल्पना प्रतिपादित करने वाले जो इमैनुअल कांट थे, दर्शन शास्त्री थे, कहाँ के थे इमैनुअल कांट? यूनानी थे, जर्मन थे, फ्रांसीसी थे या फिर अमेरिकी थे? तो जो आपके इमैनुअल कांट थे ये कहाँ के रहने वाले थे? ये भैया जर्मन के रहने वाले थे। कहाँ के थे ये? जर्मन के रहने वाले थे। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए इसकी व्याख्या, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो बायबरासी परिकल्पना है वो प्रतिपादित की थी इमैनुअल कांट ने। इसने की थी ये इमैनुअल कांट ने ये परिकल्पना दी थी। जर्मन दर्शन शास्त्री थे। 1755 में इन्होंने अपनी परिकल्पना दी थी और इन्होंने जो नियम लिखा था, बताया था, वो अपना आधार बताया था किसका? न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण लॉ था, इसके आधार पर इन्होंने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की थी, ठीक है। तो इनके बारे में याद रख लेंगे इतना। और सबसे पहले जो कांट थे इन्होंने ही मान लिया था कि जो प्राचीन काल में ब्रह्मांड में दैव निर्मित आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे, ठीक है। कैसे थे ये? जो भगवान के द्वारा ये दृष्टि बनाई गई है, प्रकृति बनाई गई है, उन्होंने ये पदार्थ बिखारे हुए हैं। ये किसका कहना था? ये कहना था इमैनुअल कांट का, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। और ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑटो सिमट की अंतःतारक धूल परिकल्पना किन वैज्ञानिकों के पूर्ववर्ती विचारों पर आधारित है? जीन्स एवं जेफ्रीज के, होयल एवं लिटलिटन के, कांट एवं लाप्लास के या फिर रसेल के? बताइए, आंसर कीजिए। देखिए यहाँ पे मैं अभी नाम भूल गई हूँ, शायद प्रेमिला है वो इसका आंसर, मतलब सभी उन्होंने आंसर किए थे। तो ऐसे ही आप लोग भी आंसर किया कीजिए, तो आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ जाएगा कि जब आपका आंसर करेक्ट निकलता है तो, ठीक है। इतनी देर में तो आप लोग आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ऑटो सिमट है इन्होंने अपनी परिकल्पना दी थी अंतःतारक धूल परिकल्पना। ये दी गई थी किसका इन्होंने संशोधन किया था, किसका आधार लिया था? तो ये इन्होंने लिया था कांट एवं लाप्लास का। किसका लिया था? कांट का। जो कांट की परिकल्पना थी उसका नाम था बायबरासी परिकल्पना। और जो लाप्लास है, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। इसमें क्या किया था? इनके विचारों पर इन्होंने संशोधन किया था। और जो कांट और लाप्लास हैं इन्होंने बताया था कि जो ग्रह हैं इनका निर्माण जो हुआ है वो किससे हुआ है? धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों से हुआ है, बादल से हुआ है। ये किसने कहा था? कांट एवं लाप्लास के द्वारा कहा गया था। लेकिन जो ऑटो सिमट आए, ये ऑटो सिमट है, इन्होंने इसमें कुछ संशोधन किए और इन्होंने बताया कि जो निहारिका बनी हुई है ये बनी है हीलियम से, हाइड्रोजन से एवं जो धूल के कण हैं इनसे मिलकर के क्या बनी हुई है? आप लोगों की निहारिका बनी है। और इनमें क्या हुआ? टकराव हुआ, घर्षण हुआ। घर्षण और टकराने से क्या हुआ? एक तस्तरी का, यानी कि जो तस्तरी आपका एक तसला टाइप का, पराग टाइप में बादल का निर्माण हुआ और बढ़ा आगे चल के, और यही क्या बन गए? ग्रह बन गए। ये किसका कहना था? ऑटो सिमट का कहना था, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसकी दी गई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये दी गई है यहाँ पे कि जो ऑटो सिमट है इनकी परिकल्पना थी अंतरतारक धूल परिकल्पना। इनके नाम पूछे जाते हैं, किसने संशोधन किया था ये पूछा जाता है, कब दी गई ये पूछा जाता है। इन्होंने संशोधन किया था बायबरासी कांट की थी, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना थी। और जो कांट एवं लाप्लास है इन्होंने बताया था कि जो ग्रह बने हैं वो किससे बने हैं? धीमी गति से घूमते हुए
पदार्थ से बना है। ऑटो सिमट ने संशोधन किया, इन्होंने बताया कि जो निहारिका बनी है हाइड्रोजन एवं हीलियम से और धूल के कणों से मिलकर के बनी हुई है। घर्षण हुआ, टकराए, टकराने के बाद में एक तस्तरी बनी, तस्तरी नुमा एक आकृति बनी जिसमें बादल बने और ये क्या हुआ, आप लोगों के ग्रह बन गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग है जो कि महान हिमयुग के लिए जाना जाता है? इयोसीन है, प्लीस्टोसीन है, प्लायोसीन है, ओलिगोसीन है। ये वाला क्वेश्चन तो शायद अब आप लोग को याद ही हो क्या होगा कि महान हिमयुग के लिए कौन सा जाना जाता है, तो वो आप लोगों का प्लीस्टोसीन हो जाएगा। महान हिमयुग कौन कौन से आए थे, इनके नाम भी आप लोग को याद हो गए होंगे। यूरोप में आया था गुंज मिंडेल रिसबुर्म, और जो उत्तरी अमेरिका है यहाँ पे आप लोगों के नेब्रास्कन, कंसान, इलिनॉय एवं विस्कॉन्सिन आए थे। ठीक है, नीचे दिए गए होंगे। ये क्या आए थे, आप लोगों के हिमयुग आए थे। इनके नाम आप लोग क्या करेंगे, क्रम में याद कर लेंगे क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारों की निःसृत गैस एवं धूल के राशि के पिंड को कहा जाता है, यानी कि जो तारों से निकलने वाली गैस है और धूल है, इसके जो पिंड बना, पिंड को कहा जाता है क्या, फिलामेंट, नेबुला, ग्रहाणु या फिर द्वितारक। तो ये जो गैस धूल राशि के पिंड होते हैं, गैस के जो पिंड होते हैं, इनको बोला जाता है नेबुला। क्या बोला जाता है इनको, नेबुला बोला जाता है। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भूगर्भीय समय पैमाने पर मध्यजीवी युग में निम्न कालों में कौन नहीं है? मध्यजीवी ये आपके मीसोजोइक की बात कर रहा है, जिसमें दिया गया है ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस या फिर कार्बनी। तो देखिए मध्यजीवी में आप लोगों को पता होगा 3 युग थे, जिसमें 3 काल थे, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। लेकिन यहाँ पे कौन सा नहीं था, ये यहाँ पे जो आपका कार्बनी टाइम दिया हुआ है ये मध्यजीवी में नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अंतःतारकीय धूल परिकल्पना को प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? ओहो, इसका आंसर शो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो एक के लिए माफ़ कर देना। ऑटो सिमंड है, एफ होयल ने या फिर रसेल ने या फिर हैरोल्ड जेफरीज ने। तो जो अंतःतारकीय धूल परिकल्पना है ये अभी अपन लोगों ने पढ़ी ही थी, ऑटो सिमंड के द्वारा दी गई है, 1943 में ये दी गई थी। ठीक है, नीचे व्याख्या देख लीजिए इसकी। अंतःतारकीय जो धूल परिकल्पना है 1943 में दी गई ऑटो सिमंड के द्वारा। ये क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। इनकी विशेषता थी कि इन्होंने ग्रहों की परिकल्पना गैस से एवं धूलीकरण से मानी हुई थी। किससे मानी थी, जो ग्रह बने हैं वो किस किस से मिलकर के बने हुए हैं, गैस से और धूल कणों से मिलकर के बने हुए हैं। आगे देखिए, इन्होंने माना था कि ब्रह्मांड में आदिकाल से ही गैस और धूल कण फैले हुए थे, यानी कि बहुत प्राचीन टाइम से यहाँ पे क्या थे, गैस उपस्थित थी और धूल के कण भी यहाँ पे उपस्थित थे। और इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, उल्काओं से हुई है एवं तारों से हुई है। ये किसका मानना था, ऑटो सिमंड का मानना था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस महाकल्प ने महासागर का जल प्लावी बर्फ से मुक्त हुआ था? किस में हुआ था, जो महासागर का जल है वो किससे मुक्त हुआ था, बर्फ से मुक्त हुआ था। आद्य महाकल्प में, पुराजीवी महाकल्प में, सिनोजोइक में या फिर मध्यजीवी में? तो देखिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो मध्यजीवी महाकल्प होना चाहिए। ये एक लंबा टाइम पीरियड रहा था, यहाँ पे कई सारी घटनाएं घटित हुई थी। तो आप अभी इसकी व्याख्या देखिए कि जो मध्यजीवी महाकल्प है करीब चला था 250 से, यानी कि 248 मिलियन वर्ष पहले से लेकर के, यहाँ पे देखिए व्याख्या दी गई है का जो मध्यजीवी महाकल्प है ये समय चला था 248 मिलियन वर्ष पहले से लेकर के 65 मिलियन वर्ष तक का ये टाइम चला था। बहुत लंबा टाइम पीरियड है, करीब 200 मिलियन वर्ष का। और इसके बाद में जो जैविक भूआकृति है एवं जो विवर्तनिक दृष्टियां हैं, इसके हिसाब से भी ये वाला महाकल्प क्या है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर उथल पुथल देखी गई है। जो आपकी भूआकृतियाँ उच्चावच वगैरह बने हुए हैं, ये माना जाता है कि जो मध्यजीवी महाकल्प था इसी में हुआ था। और जो विवर्तनिक की जो टेक्टोनिक घटनाएं हुई हैं ये भी कब हुई हैं, ज़्यादातर ये आपके मध्यजीवी महाकल्प में, यानी कि जो मीसोजोइक टाइम पीरियड है इसी में हुआ था। ठीक है, और ये जो महाकल्प है मध्यजीवी, इसकी सबसे बड़ी घटना जो है, यहाँ पे सबसे बड़ा प्राणी जो बना था डायनासोर बना था। इसका उद्भव भी हुआ, इसका विकास भी इसी टाइम में हुआ, और ये जो विलुप्त हुआ था, यानी कि इसका
चला जाना, बिल्कुल प्रजाति बहुत कम रह गई। तो वो भी कौन से टाइम पीरियड का बात है ये भी आपके मध्यजीवी महाकल्प की ही बात है। यानी कि ये आप लोग याद रखेंगे कि मध्यजीवी में जो आपके ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस काल थे, इन्हीं की घटना चल रही है कि यहाँ पे डायनासोर बन गया, उसका विकास हो गया, वो विलुप्त हो गया। और ये जो महाकल्प है इसमें ही क्या हुआ था, पेंजिया का भी निर्माण हुआ और फिर से इसमें पेंजिया का विघटन हो गया। और इस महाकल्प में जो घटनाएं थी 3 वर्गों में आधारित थी, 3 कल्पों में, जिनके नाम आप लोग याद हो चुके होंगे, ट्रियासिक, जुरासिक एवं क्रिटेशियस हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक शब्द आता है फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट शब्द है, इसका प्रयोग किया गया था, कब किया गया था? ग्रहाणु परिकल्पना में, ज्वारीय परिकल्पना में, सुपरनोवा परिकल्पना में या फिर अंतरतारकीय धूल परिकल्पना में? बताइए कहाँ पर किया गया था फिलामेंट का उपयोग? तो जो फिलामेंट है इस शब्द का उपयोग किया गया था ज्वारीय परिकल्पना में। अब बताइए ज्वारीय परिकल्पना दी किसके द्वारा गई थी, ये आंसर कीजिए। तो देखिए जो ज्वारीय परिकल्पना थी ये की गई थी, ये दी गई थी सर जेम्स जीन्स के द्वारा। ठीक है, जेम्स जीन्स के द्वारा ये परिकल्पना दी गई थी। दी कब गई थी? 1919 में दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर जो तारों की निःसृत गैस, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट है। धूल के राशि के पिंड को कहा जाता है फिलामेंट, नेबुला, द्वैतारक या फिर ग्रहाणु? तो ये इसको कहा जाता है नेबुला। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, मेरे हिसाब से आपने भी यही लगाया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेबुलर चक्रिका प्रतिमान में सबसे बड़ी अनसुलझी समस्या क्या है? ग्रहों की अभिवृद्धि प्रतिमान या फिर गैसीय वलय का प्रतिमान, ग्रहाणु प्रतिमान एवं मूल ग्रह प्रतिमान? तो देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी और अनसुलझी समस्या है यहाँ पे वो हो जाएगी ग्रहाणु प्रतिमान। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, ग्रहाणु परिकल्पना किसने प्रस्तुत की है, किसने किया है? थॉमस चैम्बरलिन एवं फॉरेस्ट मोल्टन के द्वारा, जेम्स जीन्स एवं चैम्बरलिन के द्वारा, ऑटो सिमट एवं फॉरेस्ट मोल्टन के द्वारा या फिर विलियम मैक्रेकी एवं थॉमस चैम्बरलिन के द्वारा? तो जो आपकी ग्रहाणु परिकल्पना है ये दी गई थी चैम्बरलिन एवं मोल्टन के द्वारा। ए ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1905 में इन्होंने अपनी ये परिकल्पना दी गई थी। कब दी गई थी ये? 1905 में इन्होंने अपनी परिकल्पना दी थी। और किससे संबंधित थी ये? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित थी। कभी कभी इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि ये परिकल्पना किससे संबंधित है, जब ज़्यादा घुमाते हैं क्वेश्चन तो इसी तरीके से घुमाते हैं। ठीक है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगी? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित होगी। और उन्होंने अपनी ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की। निहारिका परिकल्पना की विपरीत आई थी। चैम्बरलिन का विचार था कि जो पृथ्वी की रचना हुई है केवल उस एक निहारिका से नहीं हुई जिसका अवशिष्ट भाग क्या है? सूर्य बना है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो 2 बड़े तारों के सहयोग से हुई है। ये किसने कहा था? जो चैम्बरलिन एवं मोल्टन है, इन्होंने अपनी निहारिका परिकल्पना के विपरीत में लेकर के आए थे। ठीक है, इनकी जो परिकल्पना थी वो क्या थी? ग्रहाणु परिकल्पना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेबुलर परिकल्पना के किस प्रतिमान में सूर्य और ग्रहों के बीच कोणीय वेग वितरण की मुख्य समस्या है? सूर्य की और ग्रहों के बीच में कोणीय वेग की, वो भी कौन सी में? नेबुलर परिकल्पना में। मूल ग्रह प्रतिमान, लाप्लासियन प्रतिमान, ज्वार भाटा प्रतिमान या फिर जेम्स जीन्स प्रतिमान? क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से कीजिए। तो जो कोणीय वेग वितरण की मुख्य समस्या थी यहाँ पे वो थी क्या? लाप्लासियन प्रतिमान। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, इसकी व्याख्या देख लीजिए। फ्रांसीसी विद्वान थे लाप्लास, याद रखिएगा कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। इन्होंने अपना मत दिया था 1796 में, यानी कि 1796 में। इसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया। पुस्तक का नाम याद रखेंगे, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। इसमें इन्होंने अपना वर्णन किया। इन्होंने क्या किया? जो कांट की अशुद्धियाँ थीं उनको दूर करने के लिए लाप्लास ने अपनी निहारिका परिकल्पना में संशोधन की। और क्या क्या किया उन्होंने वो देख लीजिए। इन्होंने माना कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में एक विशाल तप्त निहारिका थी, वो पहले से वहाँ पे उपस्थित थी, उसमें आग लगा के रखा गया था इनके अनुसार। ठीक है, और ये जो निहारिका थी पहले से ही क्या थी? गतिशील थी, यानी कि ये चल रही थी। इसके बाद में यह निरंतर शीतल होकर सिकुड़ती गई और आपकी ये पृथ्वी वगैरह ये सब बन गई। ठीक है,
ये किसका कहना था? लाप्लास का कहना था। इनके मत याद रखिएगा, क्या क्या मत दिए थे इन्होंने। आगे देखिए, निम्न में से किसने 1755 में नेबुलर परिकल्पना विकसित की थी? किसने की थी? कार्ल सेगन ने, इमैनुअल कांट ने, विलियम मैक्रकी ने या फिर ऑटो सिमट ने? बताइए क्या आंसर होगा। अभी तो आप लोगों ने इतनी सारी परिकल्पनाएं कर ली हैं कि आपको याद हो गया होगा। तो जो नेबुला परिकल्पना है ये दी गई थी किसके द्वारा? इमैनुअल कांट के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आप लोगों का, मेरा भी बी है। व्याख्या देख लीजिए यहाँ पे। 1755 में नेबुलर परिकल्पना दी गई थी इमैनुअल कांट के द्वारा। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में आई थी। कांट जो थे जर्मन के दार्शनिक रहे थे और 1755 में उन्होंने अपनी वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया, जो कि किस पर आधारित थी? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उस पर ये आधारित थी। ठीक है, आगे बढ़िए। कांट थे, इनके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है केंद्रापसारित बल के द्वारा। निहारिका से जो अलग हुए छल्ले हैं उनके पदार्थों के एक स्थान पर गांठ के रूप में, यानी कि घूमते घूमते वो छल्ले एक स्थान पर जमे आए। उनमें क्या थी? गुरुत्वाकर्षण बल था, उसके कारण उनमें खिंचाव हुआ। खिंचाव होने के पास कारण वो क्या हुए? एक दूसरे से टकराए, जम ठंडे हुए, ठंडे होकर के वो ठोस हो गए। ठोस होने के कारण आप लोगों के ये ग्रह बने, पृथ्वी बनी। मौलिक निहारिका जो भाग अवशिष्ट रह गया वो क्या बना? सूर्य बना। यानी कि जो घूम रहा था वो जो भाग बचा कुचा था वो क्या बन गया आप लोगों का? सूर्य बन गया। ये किसने कहा था? इमैनुअल कांट के द्वारा कहा गया था। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट करिए। जीन्स एवं जेफरी द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांत को कौन सा नाम दिया गया है? जेम्स जीन्स के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? हिट एंड रन सिद्धांत, ज्वारीय परिकल्पना, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या फिर गैसीय परिकल्पना? बताइए कौन सा इसमें होगा? जेम्स जीन्स के द्वारा एवं जेफरीज के द्वारा कौन सी परिकल्पना या फिर कौन सा सिद्धांत दिया गया था? तो यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है, आपका भी बी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? बी होगा। चलिए आगे बढ़िए, इसकी व्याख्या ऊपर दी गई है, यहाँ देख लीजिए। देखिए, जीन्स और जेफरीज के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया सिद्धांत था, नाम क्या था उसका? ज्वारीय परिकल्पना था। इसमें उन्होंने क्या किया था? गैसीय परिकल्पना कांट के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। और जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है इसका जो प्रतिपादन का श्रेय जाता है वो हैरी हेस को जाता है। लेकिन इस जो सिद्धांत दिया गया था इसकी जो वैज्ञानिक व्याख्या की थी वो डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने की थी। ज़्यादातर जो नाम आपसे पूछा जाता है वो डब्ल्यू.जे. मॉर्गन का ही नाम पूछा जाता है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़िए। यह कथन किसका है कि मुझे पदार्थ दो और मैं इसकी पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा? ये किसने कहा था? चैम्बरलिन ने, जेम्स जेफरीज ने, इमैनुअल कांट ने एवं लाप्लास ने। तो ये जो कथन है कि तुम मुझे पदार्थ दो मैं पृथ्वी का निर्माण कर दूंगा, ये कहा था इमैनुअल कांट का। काफ़ी फेमस है इनका, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक यूपी पीजीटी 2016 में पूछा हुआ दिखाया गया है, लेकिन कई सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कांट जो थे कहाँ के थे? जर्मन दार्शनिक थे, ये भी याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। आगे बढ़िए। पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो निहारिका परिकल्पना है ये की गई थी आपका जो लाप्लास है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? लाप्लास के द्वारा दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, इनको भी देख लीजिए। लाप्लास एवं रॉस के द्वारा निहारिका परिकल्पना दी गई। बॉर्नबीज सेकर के द्वारा निहारिका मेघ परिकल्पना दी गई थी। कांट के द्वारा गैसीय परिकल्पना और होयल एवं लिटलटन के द्वारा यहाँ पे सुपरनोवा परिकल्पना दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़िए। विश्व की स्थलाकृति का अधिकांश भाग निम्नलिखित युग का है। जो स्थलाकृति अपन लोग रह रहे हैं विश्व में, उसका अधिकांश जो भाग बना हुआ है वो कब बना है? ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पर कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प बताया गया है, पुराजीवी महाकल्प है, मध्यजीवी महाकल्प है, नवजीव महाकल्प हो जाएगा। तो जो विश्व की स्थलाकृति है ज़्यादातर जो बना हुआ है अभी का जो भाग है, करंट का जो भाग है वो नवजीवी महाकल्प का हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, इसकी व्याख्या इम्पोर्टेंट है। जो विश्व की स्थलाकृति है इसका अधिकांश भाग नवजीवी महाकल्प में बना है। 66.4 मिलियन वर्ष से लेकर के आज तक की जो संपूर्ण अवधि है वो किसके अंतर्गत आती है? नवजीवी महाकल्प के अंतर्गत आती है।
और कुछ विद्वान जो हैं इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नियोजोइक के नाम से भी इसको संबोधित करते हैं। नवजीवी महाकल्प दो प्रमुख कल्पों के नाम से उनके अंतर्गत उत्पन्न प्रमुख स्थलाकृतियों का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला यहाँ पे आता है टर्सरी कल्प आता है, दूसरा यहाँ पे क्वार्टरनरी कल्प आता है। टर्सरी में इसमें क्या हुआ था, हिमालय की उत्पत्ति हुई। आल्पस, एटलस, ये सभी जो पर्वत बने हुए हैं वो आपके टर्सरी कल्प में ही बने गए हैं। भारतीय मानसून की उत्पत्ति भी हुई थी। थार का रेगिस्तान का निर्माण जो हुआ है वो भी आपके टर्सरी कल्प में हुआ है। गंगा सिंधु बेसिन जो बना है वो भी कब बना है, आपका टर्सरी में। इसके बाद में आता है आपका क्वार्टरनरी कल्प। इसमें गंगा एवं सिंधु के मैदान का, यानी कि इसमें भी हुआ था इसमें भी हुआ था। तो जो ज़्यादातर स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं, आज का जो विश्व बना हुआ है वो आपके नवजीवी महाकल्प में बना हुआ है, इतना याद रखेंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस महाकल्प को ट्रियासिक, जुरासिक तथा क्रिटेशियस युग में बांटा गया है। तो ये अभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, किस में बांटा गया है इसको। तो ये आप लोगों का आंसर इसमें क्या होगा, फटाफट से कीजिए। यहाँ पे आप लोगों का आंसर जो हो जाएगा, मेसोजोइक महाकल्प है, इसको बांटा गया है किसमें, ट्रियासिक, जुरासिक एवं क्रिटेशियस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित भूगर्भिक युगों का सही कालानुक्रम क्या होगा। प्लीस्टोसिन, प्लायोसिन, होलोसिन, मायोसिन दिया गया है। मायोसिन, प्लायोसिन, प्लीस्टोसिन एवं होलोसिन दिया गया है। इसके बाद में आपका होलोसिन, मायोसिन, प्लीस्टोसिन एवं प्लायोसिन है। प्लायोसिन, प्लीस्टोसिन, होलोसिन एवं मायोसिन है। फटाफट से इनका भूगर्भिक युग का कालानुक्रम कीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पर जो शुरू होता है, शुरू में तो अलग है, लेकिन इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही होगा, पहले आपका मायोसिन आया, मायोसिन के बाद में आपका प्लायोसिन, प्लायोसिन के बाद में प्लीस्टोसिन और होलोसिन सबसे नया हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिया गया है आप लोगों को, यहाँ पे देखो दिखाते हैं। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जो पृथ्वी इतिहास है इसको कैसे कैसे बांटा गया है, यहाँ पे ये दिया गया है। सबसे पहले आपका आद्य आता है, आद्य कल्प आएगा, फिर आपका उसी में आर्कियन होता है, फिर आपका प्री पैलियोजोइक है, उसके बाद में आपका प्री कैम्बियन है। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। पहले के बाद में दूसरा आता है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक में कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन हो जाएगा। मीसोजोइक आया, मीसोजोइक में आपके तीन कल्प हुए, तीन कल्प में ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस आए। मीसोजोइक के बाद में सेनोजोइक आता है, सेनोजोइक में चार सीन आए, चार कल्प आए, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन एवं प्लायोसिन। ठीक है, फिर इसके बाद में नूतन कल्प आता है, जो आपका नवजीवी कल्प है, सबसे नया है। इसमें टाइम आता है, कल्प आते हैं प्लीस्टोसिन एवं होलोसिन। तो इनके क्रम आप लोग याद रखिएगा। इसी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो कम से कम यहाँ से आना है। ठीक है, या तो आप लोगों से कल्प में पूछ लिया जाए, एरा में पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़िए, निम्नांकित खनिजों में से किसका पृथ्वी की आयु के परिकलन में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। लो अयस्क का, थोरियम सीसा का, निकेल का या फिर तामा का। तो यहाँ पे पृथ्वी की आयु के परिकलन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे किसका मापन किया जाएगा। तो यहाँ पे जो मापन किया जाता है वो थोरियम एवं सीसा का किया जाता है। बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए आगे आप लोगों का क्वेश्चन, निम्नांकित भूगर्भिक समयों का सही कालानुक्रम दिए गए कूटों में करना है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सिलूरियन है, डिवोनियन, पर्मियन, ये आपका कार्बोनिफेरस है। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा, सबसे पहले आप लोगों का सिलूरियन आएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लेते हैं ए। सिलूरियन के बाद में आप लोगों का जो ऑप्शन होगा यहाँ पे डिवोनियन आएगा, यानी कि डी हो जाएगा। डिवोनियन के बाद में आपका कार्बोनिफेरस आता है। ठीक है, कार्बोनिफेरस यानी कि बी हो जाएगा। बी के बाद में आपका बच्चा पर्मियन, तो वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं ए, डी, बी, सी, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आपका कौन सा करेक्ट है बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है अलग में। निम्नलिखित भूगर्भिक युग्मों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट में करना है। इयोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, ओलिगोसिन यहाँ पे दिया गया है। तो जो ये बात कर रहा है टर्सरी युग की, टर्सरी युग में आप लोगों के शुरुआत जो होती है इयोसिन से होती है। इयोसिन के बाद में आप लोगों का ओलिगोसिन आता है, ए के बाद में सी,
तो देखिए ये आपके सब गए, इसमें बचता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। इयोसिन, इयोसिन के बाद में आपका ओलिगोसिन आता है, ओलिगोसिन में आप लोगों के बाद में मायोसिन, मायोसिन के बाद में प्लायोसिन, और इसका चतुर्थक यानी कि जो क्वार्टरनरी होता है वो प्लीस्टोसिन आता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे व्याख्या दी गई होगी, ये है यहाँ पे टर्सरी युग है, यहाँ पे इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन एवं प्लायोसिन दिया गया है। एंड में आप लोगों का प्लीस्टोसिन आता है। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत अद्वैतवादी संकल्पना से संबंधित है? द्वैतारक संकल्पना, अद्वैतवादी संकल्पना से पूछा गया ये। निहारिका परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना या फिर ज्वारीय परिकल्पना। तो यहाँ पे जो अद्वैतवादी संकल्पना से संबंधित होगा वो क्या हो जाएगा? निहारिका हो जाएगा। ये किसने दिया था? लाप्लास ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर कुछ परिकल्पना दी गई हैं और उनके किसने ये परिकल्पना दी थी ये पूछा गया है। बायब राशि जो परिकल्पना है, हॉयल एवं लिटलटन का सिद्धांत है। ग्रहाणु परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना। अच्छा, इनके कुछ शब्द दिए गए हैं। तो जो बायब राशि है इसमें प्रयोग किया गया था घूर्णनशील निहारिका का। ठीक है, किसका किया गया था? यहाँ पे घूर्णनशील निहारिका का प्रयोग किया गया था। हॉयल एवं लिटलटन का सिद्धांत है, इसमें जो इन्होंने बात की गई थी तारकीय विस्फोट की बात की थी। किसकी की थी? तारकीय विस्फोट की। जो ग्रहाणु परिकल्पना है इसमें बात की गई थी सौर जेट की, और ज्वारीय परिकल्पना में फिलामेंट की बात की गई थी। तो यहाँ पे 4 3 2 1 आप लोगों का ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन, और ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।